शुक्रवार और शनिवार की आधी रात नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज अपनी कार सहित मॉल के बेसमेंट में गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शव को निकालने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन प्रशासन को उनकी कार तलाशने में 4 दिन लग गए। कल सुबह तड़के एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और सुबह से लेकर देर शाम तक कार को निकालने में जुटी रही। पूरे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन से खींचकर निकाला गया और इसी बीच कई बार क्रेन की रस्सी भी टूटी। संवाददाता विनय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 150 नोएडा में युवराज की जिस गाड़ी में सवार था और जो गाड़ी यहाँ पर पानी में डूब गई थी, जिसमें युवराज की मौत हो गई, वो गाड़ी अब जाकर मिली है। शुक्रवार रात को और ये देखिए सामने गाड़ी मिल गई है। ये गाड़ी जो है ये सामने है और इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, गाड़ी यहाँ पर मिल चुकी है। ये सामने आपके गाड़ी है जिसको आज निकाला गया है। गाड़ी को आज निकाला गया है, जिसके बाद जो कई दिनों से शुक्रवार रात की घटना है और आज जो है यहाँ पर गाड़ी को निकाला गया है। काफी मशक्कत के बाद ये गाड़ी आज निकली है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये गाड़ी है सामने, इसी गाड़ी की छत पर वो बैठा हुआ था और अब देखना ये है इस गाड़ी में जो फोन है, जिस फोन से वो बार बार बात कर रहा था, उस फोन की भी एसआईटी की टीम जो है वो तलाश कर रही है। ये देखिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस सभी यहाँ पर मशक्कत अब करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसी दिन सुबह जो शुक्रवार की रात और सुबह तक वो युवराज जो है वो यहाँ पर परेशान रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसको बचा नहीं पाए ये, लेकिन उसी मशक्कत से, जिस मशक्कत से गाड़ी आज निकाली, उसी मशक्कत से अगर ढूंढ लेते तो युवराज की जो है वो जिंदा होता। अगर आप ऊपर का देखें, सनरूफ देखें, वो सनरूफ खुला हुआ है जहां से युवराज बाहर निकला हुआ था। सनरूफ जो है वो यहाँ पर खुला हुआ है और इसी सनरूफ से वो बाहर निकलकर छत पर आया था, जिसके बाद वो लगातार टॉर्च की रोशनी यहाँ पर दिखा रहा था। लेकिन उस टॉर्च की रोशनी को देखने के बावजूद भी जिस तरीके से अभी यहाँ पर इतना तमाशबीन है, ये उसी तरीके का तमाशबीन उस टाइम भी यहाँ पर था, लेकिन उसको बचाने की किसी ने मशक्कत नहीं की। लेकिन आज जाके वो गाड़ी मिल गई है। अब इसकी पूरी फोरेंसिक जांच होगी। फोरेंसिक जांच होने के बाद जो है फिर इसमें सबसे पहले उस फोन की तलाश की जाएगी। बता रहे हैं फोन अभी भी इसी में है। उस फोन की तलाश के बाद ही सारा चीजें साफ हो पाएगी। इस टाइम युवराज ने किस किस को फोन किया था, जिसके बाद ये सारा चीजें जो है वो साफ हो पाएंगी। जो लगातार इस गाड़ी को तभी से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बॉडी कल निकाल ली गई थी, लेकिन ये गाड़ी को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसको गाड़ी अब जाकर मिली है। काफी गोताखोरों ने जाके इस गाड़ी को पहले रस्सी बांधी, उसको इसे किनारे पर खींचा गया और किनारे पे खींचने के बाद जो है एक गाड़ी एक बार फिर वहां झाड़ियों में फंस गई और झाड़ियों में फंसने के बाद इसकी रस्सी फिर टूट गई। उसके बाद दोबारा से कोशिश की गई और दोबारा कोशिश के बाद इस गाड़ी को जो है अब बाहर निकाला गया है। का नंबर था और ये जो युवराज है, इसी गाड़ी में उसकी मौत हुई थी। अब जो है इसको यहाँ से गाड़ी बरामद कर ली गई है। पूरी फोरेंसिक जांच होगी। फोरेंसिक जांच के बाद ही इसका जो आगे की एसआईटी जो जांच है उसका निष्कर्ष निकलेगा। सबसे पहले उस फोन को देखा जाएगा, जिस फोन से वो लगातार फोन कर रहा था, हेल्प मांग रहा था, मदद मांग रहा था, उस फोन को तलाश की जाएगी और साथ ही जांच के बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ नोएडा। 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार। पूरी प्रशासन की जो है संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। युवराज अपनी कार समेत दलदल में डूब चुका था। क्या पुलिस, क्या दमकल विभाग 2.5 से 3 घंटे तक सभी खड़े होकर तमाशबीन बने रहे, लेकिन नोएडा सेक्टर 150 के पानी और दलदल से भरे 40 फीट गहरे गड्ढे में सिर्फ युवराज नहीं डूबा, बल्कि नोएडा के पुलिस तंत्र के साथ साथ सिस्टम पर जनक होती है।
ना सिर्फ वो अपने पिता को फोन करता है, उसके बाद उसके पिता लगातार जो है तमाम एजेंसी उनको फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई महज तमाशबीन बना रहता है। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डीडीएमए यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। समय समय पर डीडीएमए की बैठकों के जरिए ही पुलिस और दमकल विभाग के लिए एसओपीज और बाकी दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। इस डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान जिला मजिस्ट्रेट के हाथों में होती है। किसी भी जिले में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला अधिकारी यानी डीएम के पास होती है और नोएडा में भी ऐसी ही व्यवस्था है। बाकायदा इसके लिए डीएम समय समय पर मीटिंग लेते हैं और तमाम विभाग जो जुड़े हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से उनको ये बताया जाता है कि किस तरीके के दिशा निर्देश का पालन करना है, क्या क्या एसओपीज। लेकिन नोएडा के मामले में सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे। साल 2025 में डीडीएमए की करीब 12 बार मीटिंग होनी थी, लेकिन पूरे साल महज एक बैठक ही हुई और ये बैठक भी 18 अगस्त 2025 को बाढ़ के हालात को देखते हुए हुई। डीडीएमए की बैठकों में पुलिस विभाग, दमकल विभाग, नोएडा अथॉरिटी, एसडीआरएफ, चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा, यातायात विभाग और जल विभाग जैसे संवेदनशील विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन जब बैठक हुई ही नहीं तो फिर कैसी संवेदना। डिजास्टर मैनेजमेंट की इस मीटिंग में तय किया जाता है कि आखिर आपदा की स्थिति में ये टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। इसको आप फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के तौर पे भी कह सकते हैं या फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के तौर पे भी आप जान सकते हैं। ऐसे में न्यूज 24 सीधा सवाल नोएडा की डीएम मेधा रूपम से पूछता है। सवाल, साल में डीडीएमए की एक ही बैठक बुलाकर शहरवासियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं अधिकारी। सवाल, डीडीएमए की बैठक नहीं होगी तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दिशा निर्देश कौन बनाएगा। सवाल, यानी नोएडा प्रशासन की लापरवाही से गई युवराज की जान। सिस्टम कितना बेरहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम 4 दिनों में एक बार भी उस जगह नहीं गई जहां युवराज की मौत हुई। तो क्या डीएम साहिबा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हंगामा होने के बाद जब दबाव बढ़ा तो इस मामले में अब कार्रवाई तेज होती दिख रही है। बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभय कुमार एमजेड विजटाउन का मालिक है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में दूसरा नाम बिल्डर मनीष कुमार का है जो अभी फरार चल रहा है और नोएडा पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस मामले में गठित की गई एसआईटी ने भी जांच तेज कर दी है। मंगलवार को एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर घटनास्थल पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से जुड़े अफसरों से अलग अलग स्तर पर पूछताछ कर रही है। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो है सभी लोग जो है देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि नोएडा प्रशासन को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला था। ये तस्वीर देखिए, युवराज से पहले एक ट्रक ड्राइवर भी इसी गहरे गड्ढे में जा गिरा था, लेकिन प्रशासन तब भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। गुरविंदर नाम का ट्रक चालक भी इसी जगह हादसे का शिकार हुआ था। 2 जनवरी के दिन घने कोहरे के चलते गुरविंदर का ट्रक सीधा गहरे गड्ढे में जा गिरा था। क्योंकि मौके पर ना रिफ्लेक्टर्स थे ना बैरिकेडिंग थी, बावजूद इसके नोएडा प्रशासन की नींद नहीं खुली और युवराज हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद युवराज के शव को निकालने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन प्रशासन को उसकी कार निकालने में 4 दिन लग गए। एनडीआरएफ की टीम मंगलवार सुबह से देर शाम तक कार को निकालने में जुटी रही। पूरे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कार क्रेन से खींचकर शाम को निकाली गई। इस बीच कई बार क्रेन की रस्सी भी टूटी। कार को रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां अब उसकी फॉरेंसिक जांच होगी।
युवराज की मौत के बाद नोएडा प्रशासन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम 20 मिनट में मौके पर तो पहुंची, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। न उसके पास संसाधन थे, न ठंडे पानी में तैरने की हिम्मत। 2 घंटे तक वे तमाशबीन बने रहे। अगर समय समय पर जिलाधिकारी स्थिति का संज्ञान लेती और डीडीएमए की बैठक बुलाकर सिस्टम को दुरुस्त रखती तो शायद युवराज आज जीवित होता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम डिजास्टर की मीटिंग में ये कहा जाता है कि बड़े इक्विपमेंट इन तमाम जितने भी विभाग हैं उनको दिए जाएंगे। डिजास्टर में आपात स्थिति के लिए तमाम विभाग के जितने भी लोग हैं वो तैयार रहेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आई तो सोचिए ना फायर ब्रिगेड के पास बड़ी सीढ़ी थी, ना ही कोई रस्सी थी, ना ही ऐसे हालात बनते नजर आए कि बोट के जरिए बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और लगातार 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा। तब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। यानी साफ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की पोल इस पूरे हादसे के बाद खुलती